हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड गेट एकेडमी। मैं श्रेयस राव, फैकल्टी ऑफ माइंड गेट। तो आप लोग ने अभी गेट 2025 का पेपर दिया है। आई होप सो सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, 3 सब्जेक्ट पढ़ाए थे मैंने: माइंड वेंटिलेशन, सरफेस एनवायरनमेंट और यूजी हजार्ड। जिसमें से माइंड वेंटिलेशन में 2025 के पेपर में टोटल 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस आए थे। 3 1 नंबर के थे और 1 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो उनको यहाँ पे आ जाइए, डिस्कस कर लेते हैं। तो जब मैं पेपर डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो मैं आपको साथ में ये भी बताते चलूंगा कि मैंने कोचिंग में सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चंस अगर कुछ कराए हैं तो उसका यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हमने जो कोचिंग में पढ़ाया है, हमने जो कोचिंग में कंसेप्ट बताए हैं, जो हमने कोचिंग में कराया है, वो सेम एज इट इज क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ द पेपर। पेपर का जो क्वेश्चन नंबर है एज इट इज मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको मिलाने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ डिप्लेरिंग फेस ऑफ एन अंडरग्राउंड कोल माइन, both wet and dry bulb temperatures are 30 degrees Celsius. The relative humidity of the face environment in percentages. तो हमको ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों की वैल्यू जो है सेम दी है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कंसेप्ट बताया था क्लास में भी कि अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर अगर दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है इक्वल होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरा 100% होता है। हम फॉर्मूले से भी जा सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हम अगर कोई भी फॉर्मूला देखिए, अगर मैं जो आपको स्क्रीनशॉट लगा स्नैपशॉट लगाए हुए हैं उस पर आप ध्यान दें, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का अगर हम कोई भी फॉर्मूला देखें तो हम देख पा रहे हैं कि 100 - 9 × TD - TU 7 होगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस है। तो TD - TU तो आपका 0 हो जाएगा। तो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा? 100%, मतलब 100% सेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग आगे आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ द पेपर। Pressure head characteristic of a mine fan and a mine characteristic curves are shown in figure below. कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिया हुआ है मुझे एक माइन फैन का, और हेड कैरेक्टरिस्टिक दी हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है मेरे पास एक्चुअल हेड का कैरेक्टरिस्टिक है और मेरे पास यूलर हेड का कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैंने आप लोग को क्लास में स्टॉल कंडीशन बताया हुआ था कि स्टॉल कंडीशन क्या होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड योर स्टॉल कंडीशन। ये जो मेरा प्रेशर क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, उसमें जो मेरे पास एक प्रेशर ड्रॉप होता है और उसके बाद वो जो ब्रेक डाउन होता है, दैट इज योर स्टॉल कंडीशन। और दोनों कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज योर ऑपरेटिंग पॉइंट। तो स्टॉल कंडीशन मेरी पॉइंट क्या हो गया? क्यू। और ऑपरेटिंग पॉइंट मेरा क्या हो गया? आर। तो क्यू मेरा हो गया स्टॉल कंडीशन और आर हो गया मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है। तो अब मैंने मैच कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग पॉइंट मेरा आर है और स्टॉल पॉइंट मेरा क्यू है। सो आर का 2 और क्यू का 1। तो आर का 2 और क्यू के 1। तो मेरा कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो मेरा नेट आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब वेरी इजी क्वेश्चन। कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना। इन वेंटिलेशन नेटवर्क 3 एयरवेज विद रेजिस्टेंस। एक वेंटिलेशन नेटवर्क है जिसमें 3 एयरवे है मेरे पास, और तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 4, 6.25 और 9। और आपको और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो मैंने स्नैपशॉट डाला हुआ है कि मैंने क्लास में पढ़ा है आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/√R इक्विवेलेंट, या फिर इसको आप होल रूट भी बोल सकते हो। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/√R1। R1 मतलब पहला रेजिस्टेंस, दिस इज 1/4 प्लस रूट 1/6.25 प्लस √1/9। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा √0.25 प्लस √0.16 प्लस 0.1111। ठीक है। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो
1/√RT इज इक्वल्स टू 1.233। तो हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.657। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना? बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अगर हम आंसर में जाएंगे तो इसकी रेंज, क्वेश्चन नंबर 32 है, अगर हम आंसर में जाएंगे तो इसकी रेंज दिया हुआ है आपको 0.5 टू 0.8। तो 0.657 हमारी रेंज के अंदर है, तो दिस इज द योर करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना। फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड वेंटिलेशन सेक्शन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इस बार वेंटिलेशन का सेक्शन बहुत ही इजी दे के रखा हुआ है। इन अ लॉन्ग वन पैनल एयर फ्लोज एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। हमको वेलोसिटी दिया है 1.2 मीटर पर सेकंड थ्रू अ 900 मीटर लॉन्ग गेट रोड। लेंथ दी है हमको 900 मीटर। डायमेंशन दिया है हमको, हाइट दिया है 2.5 मीटर, विड्थ दिया है 3 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी के की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, यूनिट मेरे पास क्या है? NS² M-4, यानी द वैल्यू ऑफ के दैट इज 0.022 NS²M-4। द फ्रिक्शनल ड्रॉप बिटवीन टू एंड्स ऑफ द डे। हमको फ्रिक्शनल ड्रॉप निकालना है यानी डेल पी निकालना है। तो हम, जैसे कि मैंने, आप स्नैपशॉट दे सकते हैं, मैंने क्लास में एटकिंसन इक्वेशन का एक फॉर्मूला बताया था अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, दैट इज KSV² / A³। सेम फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। हमको सारी वैल्यू दी हुई है, हमको जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। सो के की वैल्यू 0.022 इंटू एस इज योर रबिंग सरफेस, दैट इज योर पैरामीटर इंटू लेंथ। तो पैरामीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू योर लेंथ। लेंथ इज 900 मीटर इंटू वी वेलोसिटी का होल स्क्वायर यानी 1.2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया इज योर 2.35 इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेथ का होल क्यूब। ये सोनो, सॉरी, क्यूब नहीं है, यहाँ पे सिंगल है, ठीक है। सो हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो डेल पी का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डेल पी का वैल्यू आ जाएगा आपका 41.817 पास्कल। सो दिस इज योर वैल्यू फॉर डेल पी। अगर हम इसके रेंज में जाएं तो रेंज इज योर 35 to 45, और ये 35 to 45 के रेंज के अंदर है। दिस इज योर राइट आंसर। तो गाइस, वेंटिलेशन के टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे और चारों ही क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। आप चाहे ये दोनों न्यूमेरिकल्स देख लें, चाहे आप ये थ्योरी का क्वेश्चन देख लें, चाहे आप इस थ्योरी का क्वेश्चन देख लें, तो चारों ही क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, बहुत ही इजी थे, ठीक है। ये आप बोल सकते हो पहला क्वेश्चन जो हीट लोड से रिलेटेड था, पर चारों क्वेश्चन वेंटिलेशन से पूछे गए हैं, वो पूरा कोचिंग से आए थे हमारे। और मैंने कि जैसा आपको स्नैपशॉट पे दिखाया हुआ है, और चारों क्वेश्चन बहुत से, मैंने एक सब्जेक्ट लिया था सरफेस एनवायरनमेंट। सरफेस एनवायरनमेंट से टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जिसमें से एक एमसीक्यू था 1 मार्क्स का और बाकी 3 नेट क्वेश्चन से 2-2 मार्क्स के। जिसमें से 3 क्वेश्चन जो लगे मुझे बहुत इजी थे, एक क्वेश्चन भी इजी था बट थोड़ा उसको समझना था कि क्या फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, दैट इज क्वेश्चन 21। तो मैंने जो है क्वेश्चन सब एज इट इज उठाए हैं, मतलब ताकि आपको मैच करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। Question number 21 of the paper. The figure below shows our profiles of the environmental lapse rate. Given dry adiabatic lapse rate is -10 degree Celsius per kilometer and atmosphere is highly unstable. तो मगर मैं इसको एक स्नैपशॉट मैंने लगाया हुआ है लूपिंग केस का, जिसमें एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो होता है दैट इज ग्रेडियंट एडियाबेटिक लैप्स रेट। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट लगभग सेम होता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं -1 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर, अगर कन्वर्ट करना चाहें तो यही वाला केस है। तो अगर अनस्टेबल कंडीशन हमने बोला है कि हाईली अनस्टेबल कंडीशन है, हाईली अनस्टेबल कंडीशन कब होता है? जब मैंने एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो है वो एडियाबेटिक लैप्स रेट से बहुत ज़्यादा हो। जैसे मेरा लूपिंग कंडीशन है, इस कंडीशन में है ना, इट शोज वेवी कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू रैपिड मिक्सिंग, अनस्टेबल कंडीशन है। मतलब ईएलआर जो है मेरा एएलआर के इधर होना चाहिए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो ओ क्यू और एक मेरा ओपी, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा इधर है? ओपी। सो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए, ओपी। सो ओपी वाले केस में जो है हाईली अनस्टेबल प्रोफाइल होगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, जो कि एक नेट क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, एनवायरमेंटल लैब्स रेट का। तो एवरेज नॉइस लेवल एट अ वर्किंग प्लेस इज 80 डेसिबल। एक वर्किंग प्लेस है जिसका एवरेज नॉइस लेवल 80 डेसिबल दिया हुआ है, और वो 10 मिनट्स के लिए वर्क कर रहा है। दूसरा दिया हुआ है मुझे 60 डेसिबल, जो कि 30 मिनट्स के लिए वर्क कर रहा है। तो उसमें कुछ नहीं, अगर मैंने क्लास में क्वेश्चन बताया हुआ है, कुछ नहीं, फॉर्मूला में केवल आपको फॉर्मूला पुट ऑफ करना है, वैल्यूज डालनी है, और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है नेट का, 2 मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हो। तो एनर्जी इक्विवेलेंट का मैंने फार्मूला दिया हुआ है 10 log समेशन 10 to the power Li/10 इंटू टी आई। तो T1 निकाल सकते हैं हम लोग। तो T1 इज 10/30 प्लस 10, दैट इज 10/40, एंड T2 विल बी 30/40। तो T1 है, T2 है, L1 है, L2। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 log समेशन। सबसे पहले आ जाएगा 1080/10 इंटू 10/30 प्लस 10 to the power 60/10 इंटू 30/40। दिस विल बी योर फॉर्मूला। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 10 log 10 to the power 8 प्लस 3 इंटू 10 to the power 6/4। फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एल इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 74.107। तो दिस विल बी योर आंसर। तो वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। तो इसका जो रेंज दिया हुआ था, रेंज इसका दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 57 है। तो आप लोग जैसे कि देखेंगे, तो मैं जहाँ से, तो मैं देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 57 की जो रेंज दी है आपको, दैट इज योर 73 to 76, और 74.107 आपका 73 to 76 के बीच में आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ द पेपर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मैं बोलूँगा, है वैसे इजी, और थोड़ा सा अच्छा बोलूँगा क्योंकि इसमें आपको पता करना था कि फॉर्मूला हमें क्या लगाना है। तो ये बॉक्स मॉडल का क्वेश्चन है। बॉक्स मॉडल मैंने क्लास में बताया है। SO2 is emitted at a rate of 20 किलो पर सेकेंड फ्रॉम अ 10 किलोमीटर 10 × 10। एक एयर शेड है इंडस्ट्रियल एरिया का, जिसका मेरे को डायमेंशन दिया हुआ है 10 × 10। Wind blows at a speed of 4 meters from one direction in that area. Radiation inversion restricts the mixing height to 1200 मीटर। मिक्सिंग हाइट को वो इन्वर्ट कर रहा है कब तक? 1200 मीटर तक। नेगलेक्ट SO2 कंजम्पशन इन द इनकमिंग एयर, और विंड आ रही है यहाँ से, ये आपका एयर शेड से जो भी रिलीज हो रहा है यहाँ से आपका विंड आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, जो कि इसको मिक्स कर रही है। तो जो भी SO2 एमिटेड होता है, वो स्टेडी स्टेट SO2 कंसंट्रेशन इन द शेड, शेड में जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा। तो हम अगर बॉक्स मॉडल का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है QL/μH, जिसमें हमको म्यू दिया रहता है विंड स्पीड, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। H इज योर हाइट, दैट इज 1200 मीटर, सॉरी, H इज योर हाइट, दैट इज 10 किलोमीटर यहाँ पे लेंगे हम। ये हमारा जो लेंथ दिया हुआ है वो प्लूम का लेंथ हम लेते हैं 1200 मीटर। Q क्या है आपका? पॉल्यूशन पर यूनिट एरिया। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, क्वांटिटी बाय एरिया कर देंगे। तो फॉर्मूला मेरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अगर Q की वैल्यू हम लोग Q बाय एरिया, क्वांटिटी पर यूनिट एरिया के हिसाब से अगर हम लोग रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/μ L/H। Q/μ L/H। सो अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको क्वांटिटी दिया हुआ है कितना, 20 kg/सेकेंड। ये हो जाएगा 20, और अगर हम लोग इसको
ग्राम में, हाँ अच्छा, हम लोग को अभी 20 kg पर सेकेंड रखते हैं अभी क्वांटिटी को, ठीक है। डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू इज 4 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हमारा दिया हुआ है जो लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है हमारा 1200। और हाइट हमारा दिया है 10 किलोमीटर, 10 × 1000 अगर हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो। अब क्योंकि हमको म्यू ग्राम पर सेकेंड में निकालना है तो हम इंटू 10⁻6 कर देंगे। हम इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 416.66 म्यू ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन तब बोलूंगा जब आपको पता हो कि फॉर्मूला मुझे कौन सा यूज करना है। और इसका अगर हम लोग रेंज देखेंगे तो डेट इज 410 to 420, तो हमारे रेंज के अंदर आंसर है। इसका मतलब आंसर सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 भी बहुत इजी क्वेश्चन था। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। मैंने स्नैपशॉट लगाया है। तो हमको BOD 5 निकालना है। BOD अल्टीमेट हमको गिवन है। और हमको कोफिशिएंट दिया है टेम्परेचर का। तो हमें K20 दिया है लेकिन हमें K25 निकालना है। तो K25 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? K20 थीटा टू द पावर T-20। तो K25 = K20 हमको दिया हुआ है कितना? 0.22। थीटा की वैल्यू दी है 1.05। 25 - 20। फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो K20 की वैल्यू जो आ जाती है हमारी, आ जाती है 0.2807। अब हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। BOD 5 = अल्टीमेट दिया है हम लोग को 300। 1 - e⁻² -0.2807 × 5। फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो BOD 5 की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 226.309। हम अगर आंसर की का रेंज देखेंगे तो आंसर की का रेंज दिया हुआ है 220 to 230। तो हमारा जो रेंज के अंदर विद इन आंसर है, तो हमारा आंसर करेक्ट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था 64 वाला। केवल फॉर्मूला में पुट करना था और आंसर निकालना था। तो ये रहा हमारा सरफेस एनवायरनमेंट का। 4 क्वेश्चन आए थे जिसमें से मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा एज इन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम ये बॉक्स मॉडल का क्वेश्चन है, हमें इसमें बॉक्स मॉडल अप्लाई करना है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अच्छा बोलूँगा। और ठीक है, सो ये 4 क्वेश्चंस आए थे जिसमें से 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। एक क्वेश्चन बोल सकते हो थोड़ा अच्छा किया होगा। उसमें मैंने एक सब्जेक्ट लिया था अंडरग्राउंड हैजार्ड्स, जिसको हम लोग UG हैजार्ड्स भी बोलते हैं, सब सरफेस हैजार्ड भी बोलते हैं। तो पूरे पेपर में उस वक्त केवल एक ही क्वेश्चन आया था MCQ 1 मार्क्स का। तो उस क्वेश्चंस को आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही थ्योरी क्वेश्चन है कि द केमिकल यूज्ड इन अ फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में जो केमिकल यूज होता है वो कौन सा है? तो सबको पता है कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में। तो क्वेश्चन नंबर 23 है। मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिया है, जो मतलब जो क्वेश्चन पेपर में है, ताकि आप लोग को खोजने में कोई परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन 23 है पेपर का भी। तो MCQ का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ आप लोग ने सबने सही किया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, दैट इज NaHCO3 ऑन Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये दोनों केमिकल्स जो है यूज होते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में। थ्योरी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें याद करना था। मैंने क्लास में भी बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन आया था। और आप लोग अगर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस चालू हो रही है। अगर आप फर्स्ट अप्रैल से आते हैं तो आपको इनॉग्रल डिस्काउंट मिलेगा 25% का। कोई भी क्वेरी है हमको फॉलो करिए माइंड गेट एकेडमी में। कोई भी क्वेरी या किसी भी चीज़ के लिए, कोर्स को परचेस करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू ऑल।